ओके बेटा, तो आज हमारा जो है इट इज़ सिविक्स चैप्टर जो है इसका यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो असल में बुक का नाम है, इसका चैप्टर 6 है हमारा। और अब हम बढ़ रहे हैं बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ इस बुक की। तो अभी तक हमने स्टार्ट किया था हमने डिफरेंसेस पर, यानी लोगों में डिफरेंसेस होती है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ रहे हैं। अब आप ये पहले ये ध्यान में रखेंगे कि बीच में हमने वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ा कि पंचायत राज आ गया लोकल लेवल पर, और हमने डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी, ये सारी बातें, और फिर गवर्नेंस किस तरह होती है, गवर्नमेंट होती क्या है। तो ये आपस में सभी चीज़ें रिलेटेड है, क्योंकि सारे लोगों को इतनी डाइवर्सिटी को एकजुट में परोने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। दैट इज़ वाई कि हम जो अभी आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर हम लाइवलीहुड पर जाएंगे कि वहाँ पर जो रूरल लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन हम आज पढ़ेंगे, तो फिर रूरल लोग जो है वो किस तरह अपना जो कारोबार वगैरह करते हैं, अपना कमाई किस तरह से करते हैं, ओज़ कमावत। तो यानी ये सारा तभी मुमकिन है जब समाज में पीस एंड सिक्योरिटी होगा, सभी लोग मिलजुल के रहेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, किस तरह से हम आ रहे हैं। इस सिविक्स के पढ़ने का मतलब क्या हो गया, बात समझ रहे हैं। तो ये सारा अगर आप बिल्कुल एक जिसको हम कहते हैं कि जुड़ी हुई उसमें लड़ी में आप इसको देखोगे, तो आपको ये सारा सबक जो है एक साथ मिला हुआ नजर आएगा। बात समझ रहे हैं। तो लेट अस गो अहेड। तो आज हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। तो ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका दूसरा नाम हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने कहा ही इसको, पंचायत राज को हमने क्या कहा, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो होती क्या है और क्यों होती है, पहले हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विथ ए वास्ट लैंड एरिया। पिछले भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यहाँ 6000 गांव है, और इतने सारे गांवों को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है इतनी बड़ी कंट्री को कुछ इकदामात करने की जरूरत है। हालांकि पूरी दुनिया में सारे कंट्रीज में इस तरह के मामलात होते हैं। इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इट इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। और इसको रन करने के लिए इतने बड़े मुल्क को हमने अलग अलग हिस्सों में इसको डाल दिया है, जिनको हम या तो स्टेट्स कहते हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। दीज टेरिटरीज आर इन टर्न डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। फिर ये जो इलाके हैं, चाहे स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको फिर हमने डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर डिवाइड किया है। For managing matters relating to land, these districts are further subdivided into तहसील्स, तालुकास, विलेजेस एटसेट्रा। उसके बाद फिर छोटे छोटे हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आप देखेंगे, तो अब गांव भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, क्योंकि पंचायत राज की वजह से। पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब ये भी बन गया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। और इसमें तहसील आते हैं, इसमें तालुकाज आते हैं, इसमें फिर गांव आते हैं, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ तरीकों से हम मुल्क के छोटे छोटे जो है हिस्से करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। ये मैंने पहले भी बताया, 6000 के करीब जो है गांव है इंडिया में। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज टू ऑल दीज विलेजेस। अब इस सारे गांव को बुनियादी जरूरतें फराहम करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इट इज एन अपहिल टास्क, ये बहुत बड़ा काम है। देयरफॉर टू कीप विलेजेस ऑन ट्रैक, the basic task of rural administration can be divided into 3 major categories। और अगर आप देखेंगे कि अब किस तरह से इस गांव को हम किस तरह से कंट्रोल में रखेंगे, किस तरह से इनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इसको 3 अलग अलग कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं, जो हमें बुनियादी सतह पर जो ज़रूरतें हमें होती हैं। उनमें पहला क्या आता है, प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज़। पहले गवर्नमेंट को ये होता है कि लोगों को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पहुंचाई जाए। ये सिविक एमिनिटीज़ क्या है, आगे चलकर हम इसको पढ़ेंगे। मेंटेनेंस ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, दूसरा बड़ा काम होता है कि गाँव में ज़मीन होता है और इसका रेवेन्यू आता है, तो इसका हिसाब किताब रखना। और तीसरा है कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर, और जो गांव देहात है इनमें जो है अमन अमान का ख्याल बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 बुनियादी काम है।
एक तो लोगों को बुनियादी सहूलतें देना है, दूसरा वहाँ उन ज़मीनों का रेवेन्यू और ज़मीनों का हिसाब किताब रखना, और तीसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर यानी अमन सुकून रखना। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिविक इम्यूनिटीज़ और पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो बुनियादी हुकूक, वो बुनियादी वसाइल जो लोगों को चाहिए अपनी ज़िंदगी आराम से जीने के लिए, वो क्या है? दीज आर द फैसिलिटीज़ दैट आर अलॉटेड टू द जनरल पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। ये वो बुनियादी सहूलतें हैं जिनको हम सिविक इम्यूनिटीज़ कहते हैं। इनका दूसरा नाम पब्लिक सर्विसेज भी है। ये सारे के सारे हम गवर्नमेंट से हासिल शुदा जो भी हमें बुनियादी सहूलतें मिलती हैं उनको कहा जाता है। क्लियर? द सिविक इम्यूनिटीज़ एंड other public services and facilities in the village are looked after by पंचायत। ये हमने पढ़ा, ये सारे का सारा काम कौन अब करता है? पंचायत करता है। एंड प्रोवाइडेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन दे कौन रहा है? पंचायत तो घर से नहीं देगा, ये गवर्नमेंट से आती है और गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें काम करें। मिसाल के तौर पर बच्चों को गांव में एजुकेशन चाहिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसके लिए स्कूल खोला है। लोगों को सेहत के लिए जो है कोई चीज़ तो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल या पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले हैं। तो इसी तरह आंगनवाड़ी खोली है। इसी तरह बहुत सारे छोटे मोटे डिपार्टमेंट जो है गाँव देहात में काम कर रहे होते हैं जो हमें पब्लिक सर्विस या जो बेसिक इम्यूनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बड़ा टास्क, इससे बड़ा टास्क, दैट इज लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट मैनेजेस ऑल वर्क रिलेटेड टू द लैंड। इसके लिए भी एक डिपार्टमेंट, इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। एट द विलेज लेवल पटवारी कीप्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अगर हम देखेंगे गांव की सतह पर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? वो होता है पटवारी, वो होता है पटवारी। अब ये पटवारी का काम क्या क्या है हम आगे चलकर, पहला काम इसका, पटवारी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द लैंड एरिया केप्ट बाय द पीपल। हर एक के पास कौन सी जमीन है, किसकी क्या है, ये उसके पास रिकॉर्ड रहता है। उसको जमाबंदी, गिरदावारी वगैरह कहते हैं। जब आप बड़ी हो जाओगे तो इसको समझ जाओगे। दूसरा काम, पटवारी डील्स विथ मेजरिंग लैंड एंड मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट विलेजेस। पहले उसमें कहा कि गांव का रखता है, और एक पटवारी के अंडर जो उसका अपना एरिया होता है उसको दूसरे गांव के बारे में कि कहां तक बाउंड्री है, दूसरे गांवों का क्या है, वो रिकॉर्ड भी उसके पास होता है। मिसाल के तौर पर कोई गांव जो हमारे गांव से बिल्कुल जुड़ा हुआ दूसरा गांव है, उसके पास वो रिकॉर्ड भी होता है। शुमाल में, मगरिब में, मशरिक में हमारे गांव के गिर्द कितने गांव हैं उनका भी रिकॉर्ड उसके पास होता है, और उसको इस तरह से पता होता है कि मेरे गांव की बाउंड्रीज कहां तक है और दूसरे गांव के बाउंड्रीज किधर तक फैली हुई है। समझ रहे हैं? ये उसका काम है। तीसरा काम उसका ये है, पटवारी आल्सो इज रेस्पॉन्सिबल, पटवारी इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज। उसके बाद जो ज़मीन से जो रेवेन्यू, जो लगान गवर्नमेंट लगाती है, वो उसको जमा, उसका हिसाब किताब रखना उसका काम है। पटवारी इज सुपरवाइज्ड एंड असिस्टेड बाय हायर ऑफिसर्स लाइक नाइब एंड तहसीलदार। और उसके बड़े ऑफिसर जो होते हैं, उससे बिल्कुल ऊपर वाले ऑफिसर जो होते हैं उसको नायब तहसीलदार कहते हैं, और फिर होता है डिस्ट्रिक्ट तहसील के लेवल पर फिर होता है तहसीलदार साहब। ठीक, अब ये पटवारी कौन होता है? अगर आपको मुख्तसर से पूछा जाए कौन होता है, वन हुज जॉब इज टू मेजर लैंड एंड कीप लैंड रिकॉर्ड, सिंपल तरीके से। और तहसीलदार साहब कौन होते हैं? ही और शी इज द रेवेन्यू ऑफिसर वर्किंग अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वो चाहे मर्द हो या औरत, तो वो कौन होता है? ये रेवेन्यू ऑफिसर होता है जो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर जिसको हम कहते हैं, या डीसी साहब जिसको हम कहते हैं, उसके अंडर ये आता है तहसीलदार साहब। क्लियर? उसके बाद आता है दूसरा काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम। नहीं, तीसरा काम, रेवेन्यू हमने पढ़ा, वो दूसरा काम है। तीसरा काम आता है लॉ एंड ऑर्डर का काम गांव में, या जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमने पढ़ा कि जो ग्राम सभा होती है गांव में बहुत फाल होती है, या हल्का पंचायत बहुत फाल होता है। अंडर द पंचायती राज इट इज आइडियल टू सॉल्व सिविल डिस्प्यूट्स थ्रू पंचायत इन द ग्राम सभा। आमतौर पर इसके लिए गवर्नमेंट में लोगों को वो चाहती है कि लोग अपने मसाइल खुद गांव में ही हल करें, क्योंकि ज्यादा आइडियल सूरत हाल यही होती है कि हम मिल बैठ के अपने मसाइल हल करें। रहना तो हमें ही यहां है, कोई बाहर का जो हमारा जो पुलिस फोर्स आता है वो तो गांव के वाले नहीं होते हैं कि वो क्यों हमारा फैसला करें। बेहतर यह है कि हम अपने मसाइल खुद हल करें ले, और गांव वाले जो है उनके यहाँ ग्राम सभा होती है, हल्का पंचायत होता है, वो बैठ के मिल बैठ के वहां पर फैसला ले सकते हैं। क्लियर?
However, the criminal and bigger issues like land problems need the involvement of higher authorities like police, judiciary, revenue department. लेकिन अब अगर बड़े मसाइल हैं जो हल नहीं हो सकते हैं या खासकर जो क्रिमिनल मसाइल होते हैं, मैंने आपको पिछले दिन भी बताया कि क्रिमिनल मसले में कभी भी इंसान को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। फौरन फटाफट जो है अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया जाए और उसके बाद जो उसका कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको बताया जाए। क्लियर? ये सबसे बड़ी, और जब हम कहते हैं कि एक सिटीजन के ये बुनियादी ड्यूटीज में होता है कि अपने साथ भी जो होने वाला जुर्म है उसको रिपोर्ट करे, क्योंकि अगर वो आज रिपोर्ट नहीं करेगा कल ये जुर्म और बढ़ेगा, दूसरे के साथ होगा। इसमें ये नहीं देखना होता है कि हो सकता है इसमें मेरी बदनामी है। नो, दैट इज नॉट द केस। बदनामी नहीं होती है, उनकी बदनामी होती है जो ये करते हैं। हमें उल्टा सिखाया गया है। अक्सर बेशतर हम सोचते हैं नहीं 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 मुझे ये नहीं करना चाहिए, इससे मेरी बदनामी। यार ये नहीं होता है। दिस इज नॉट द वे। द प्रॉपर वे ऑफ डीलिंग सच थिंग्स इज टू रिपोर्ट। और जब रिपोर्ट आदमी नहीं करता है तो इसका मतलब वो बढ़ावा देता है, वो भी इस क्राइम में शरीक होता है। इस तरह से सोचना चाहिए इंसान को, समझ रहे हैं? तो लिहाजा जब हायर इश्यूज जो होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर कहीं पर लैंड की कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो वहां पर फसाद हो सकता है, तो उस वक्त हम बड़े डिपार्टमेंट्स की तरफ रुख करते हैं। और खासकर इसमें एक अहम चीज, अहम जो इसमें आता है वो होती है पुलिस। वो होती है पुलिस। और इसके अलावा जुडिशरी में जाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाते हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें पुलिस आता है, खासकर क्राइम के मामले में। और फिर हम जाते कहां हैं, उसको हम पुलिस स्टेशन कहते हैं, जिसको हम आम तौर पर कोतवाली भी कहते हैं या पुलिस चौकी भी कहते हैं। क्लियर? इट इज अ प्लेस वेयर पीपल रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स। यहां लोग क्या करते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हर पुलिस स्टेशन का अपना एरिया होता है, और यह जरूरी नहीं है कि वो एक गांव का पुलिस स्टेशन नहीं होता, वो इलाके का पुलिस स्टेशन होता है, लेकिन हर सारे गांव उसके अंडर होते हैं। तो इसी तरह ये पुलिस स्टेशन, और वहां पर स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको हम SHO साहब कहते हैं, क्लियर, इज द पर्सन इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ये इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज ऑफिसर होता है, इसको हम SHO कहते हैं, और पूरी इसकी जो एब्रिविएशन का मतलब है स्टेशन हाउस ऑफिसर। और काम क्या होता है पुलिस स्टेशन? इन केस ऑफ ए डिस्प्यूट पीपल कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, फाइट, इंजरी और इलीगल ऑकरेंसेस एटसेट्रा। कोई भी इस तरह का काम हो, चाहे चोरी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं पर झगड़ा हो गया हो, कोई जख्मी किसी ने कर दिया हो, या कहीं पर कोई गलत जो है कानूनी एतबार से कोई गलत काम हो रहा है, जिसको हम इलीगल ऑकरेंस कहते हैं, ये रिपोर्ट करनी होती है पुलिस के पास इन द पुलिस स्टेशन। ये लोग करते हैं यहां पर। क्लियर? तो पुलिस को तभी पता चलेगा कहीं पर गड़बड़ हो रही है जब लोग क्या करेंगे, जब रिपोर्ट करेंगे। वेरी गुड। दूसरा काम, ए पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन वर्क्स फॉर ए पर्टिकुलर एरिया। खास पुलिस स्टेशन खास एरिया में होता है, एंड ऑल पीपल लिविंग इन दैट एरिया आर टू रिपोर्ट इन देयर ओन पुलिस स्टेशन। यह जिम्मेदारी होती है हर शख्स की कि कोई काम यहां पर हो गया तो जो हमारा अपना पुलिस स्टेशन हम वहां करेंगे रिपोर्ट। ये नहीं है कि हम 4 मील दूर जाके फिर रिपोर्ट करेंगे। नो, दैट्स नॉट द केस। तो इसका जुरिस्डिक्शन होता है, इसको आगे चलकर आप समझेंगे। तीसरा काम, इन ए डिस्प्यूट व्हेन ए पर्सन फाइल्स ए रिपोर्ट इन द पुलिस स्टेशन, इट इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, कहीं पर कोई मसला होता है, कोई क्राइम होता है, तो उसके बारे में जो शख्स, पहला शख्स पुलिस को खबर देता है, तो वहां पर इसका रिपोर्ट दर्ज किया जाता है। उस रिपोर्ट को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। और बहुत सारे लोग FIR नाम को सुन के घबराते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है। इसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी जो शख्स जिसने इसको रिपोर्ट किया उसने पहले क्या, बाकी वाला काम जो है पुलिस को करना है कि ये रिपोर्ट सही था या किस एतबार से था। कि हो सकता है उसको लगा कि नहीं फलानी ने फलानी के ऊपर वो किया, लेकिन जब एक्चुअल जब फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो मामला कुछ और होता है। तो लिहाजा ये FIR इन लफ्जों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये प्रोटेक्शन के लिए है। समझ रहे हैं? तो FIR लॉन्च करने में कोई हर्ज नहीं। क्लियर? चौथा, द पुलिस देन इंक्वायर, ये है दूसरा। उसके बाद FIR पर क्या होता है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, एंड टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द FIR। फिर इस FIR पर काम होता है
और फिर असल बात सामने आती है। ये नहीं होता कि किसी पर एफआईआर हो गया तो हो गया खत्म, नहीं, फिर उस पर इंक्वायरी होगी, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर बाकी मामलात हो जाएंगे। तो अगर फिर आगे केस बढ़ाना होगा तो फिर जुडिशरी में केस जाएगा। समझ रहे हैं? ये इतना आसान नहीं होता है कि बस हो गया एफआईआर तो हो गया खत्म, नहीं। Thus the police maintains law and order in the area। तो इस तरह से पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से अमल में लाती है। क्लियर? अब यहां पर हमें एक और जो आपको दिखेगा कि ये थोड़ा सा साइड में ये बात है, लेकिन ये असल में इन्हीं तीन बातों से इसका वास्ता है, इन्हीं तीन चीजों से इसका वास्ता है। जो अगला पॉइंट है इसमें, दैट इज हिंदू लॉ, दैट इज हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये न्यू लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यू लॉ। इस न्यू लॉ को यहां पर इन्होंने क्यों लाया है? क्योंकि गांव में हमने बार बार पढ़ा कि कमजोर तबके, कमजोर तबके, कमजोर तबके। उन कमजोर तबकों में एक तबका कौन है? औरतें खुद। और ये 50% पॉपुलेशन है उसकी। और इनको अभी तक भी गांव में जो उनको अगर हम कहेंगे कि हर एक को फैसिलिटी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, असल बात यह है कि क्या उनको वो चीजें मिलती है जो उनका पहले हक है? फैसिलिटीज की तो बात, फैसिलिटी का मतलब होता है जो मेरा हक नहीं है, होना चाहिए, उसको फैसिलिटी बोलते हैं। समझ रहे हैं? दूसरी बात होती है कि जो आपका हक है पहले वो देना चाहिए। अब अगर हम फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, चलिए हमने कहा कि अब जो दुनिया के मसाइल अब रोज बरोज जो है कम होते जाते हैं, क्योंकि वसाइल बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो लोगों को अब बुनियादी हुकूक की हम बात नहीं करते हैं, अब बुनियादी सहूलतों की बात की जाती है। क्या की जाती है? लेकिन एक तबका अभी भी ऐसा है कि सहूलतें तो दूर की बात, उनको तो हक भी नहीं मिलता है। तो है ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिहाजा यहां पर यह बात डाली गई है कि जहां हम लोगों के बारे में सहूलतों की बात करें, वहां जिनका हक मारा जाता है उनकी भी तो कोई बात करे। समझ रहे हैं? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 2005 में एक कानून लाया, क्योंकि मैंने आपको सेक्युलरिज्म में समझाया था। सेक्युलरिज्म का यह मतलब नहीं है कि आपके हिसाब से जो आपकी मर्जी आ जाए, आपके मजहब के हिसाब से वो करें आप, नहीं। इसकी इंटरप्रिटेशन आप होगी कानून के दायरे में। क्यों होगी? क्योंकि मुल्क में डाइवर्सिटी है। आप अपनी बात चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप जो भी मसला आपके मजहब के हिसाब से कानून से मेल नहीं खाता है, उसको बदला जाएगा, कानून का वहां मानना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये यहां पर ये मसला है। इन एंशिएंट टाइम्स ओनली सन्स गॉट ए शेयर इन देयर फैमिली प्रॉपर्टी। ये पुराने जमाने से हो रहा था कि बेटों को सिर्फ बाप की प्रॉपर्टी, बेटों की जायदाद समझी जाती थी। लेकिन ये है ना, सिंपल सी बात है कि ये नेचुरल लॉज के खिलाफ है। क्यों है? इसका तर्क क्या है? इसकी फिलॉसफी क्या है? इसके पीछे कोई वजह, माकूल वजह तो होनी चाहिए ना, वो नहीं है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट ए शेयर इन फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। और ये मामला अभी भी बहुत सारे इंडिया के गांवों के बात हमने की, 6000 से ज्यादा गांव है, तो यहां पर यह अभी हो रहा था। बहुत सारे औरतों को बाप की प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलता है। हम अक्सर बेशतर उनको टीवी फ्रिज खरीद के देते हैं तो बस करते हैं रुखसत। नहीं यार, उनको टीवी फ्रिज नहीं चाहिए, उनको प्रॉपर्टी चाहिए बाप की। समझ रहे हैं? ताकि वो भी सिक्योर फील करे, जब उनको लगे कि मुझे जरूरत है इस दुनिया में कहीं पर अपना घर मैं किसको कहूं। तो यहां पर आपको एक पोम भी आपको मिलेगी, आपने पढ़ी होगी, तो उसमें यह बात उस औरत ने समझाई है कि सबका घर है, मेरा घर कहां है। समझ रहे हैं? After the Hindu Succession Amendment Act 2005, women are entitled to an equal share in their family property। अब इस कानून के तहत, इसका नाम है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, तो इसको हम न्यू लॉ भी कहते हैं। इसके तहत जो 2005 में लाया गया, इसमें अब बराबर का हिस्सा औरत को मिलेगा अपनी फैमिली प्रॉपर्टी से। क्लियर? अब सवाल हो गया, यहां तक तो कोई मसला नहीं है। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस? पुलिस का क्या काम है? हमने अभी कहा, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ पुलिस इज टू प्रिवेंट क्राइम एंड एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। मुख्तसर लफ्जों में पुलिस का बुनियादी काम यह है कि वो जराइम को रोके, और अमन अमा कायम करे, यह उसका काम है। दूसरा, लिस्ट टू थिंग्स दैट द वर्क ऑफ ए पटवारी इंक्लूड्स। पटवारी के काम में दो काम आपको बताने हैं, क्या क्या है? द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स, एक मेंटेन करता है, दूसरा अपडेट करता है द लैंड रिकॉर्ड्स। शी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। एक तो होता है रिकॉर्ड अपडेट करना, दूसरा काम उसका क्या है?
लैंड रेवेन्यू अपडेट करना, उसको देखना, उसको ठीक करना, एंड प्रोवाइड द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन द एरिया, और फिर गवर्नमेंट को यह बताना कि कौन सा फसल कहां पर बोया जाता है। हमने इसने 2 पूछे, हमने 3 बताए, क्लियर। उसके बाद तीसरा सवाल, व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार। अभी हमने पढ़ा तहसीलदार साहब कौन होते हैं, ये डायरेक्ट डीसी साहब के अंडर होता है, क्लियर। तो यहां पर क्या है, द मेन रोल ऑफ ए तहसीलदार इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, उसका काम होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, और दूसरा प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, वो नजर रखता है पटवारी ने ठीक किया या नहीं किया, उस पर नजर रखना। सुपरविजन ऑफ द पटवारीज, पटवारियों का सुपरविजन करना, ये नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा गांव में जो भी उनकी मर्जी है, तो उसके ऊपर जो बड़ा ऑफिसर होता है होते हैं तहसीलदार साहब। एंड प्रोवाइडिंग कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट, आपने ये सुना होगा, बहुत सारे बच्चे जिनको स्कूलों में कहा जाता है कि सर्टिफिकेट लाइए, अगर आप उसको नीचे देखोगे तो उस पर दस्तखत किसके होते हैं, तहसीलदार साहब के दस्तखत होते हैं, क्लियर। उसके बाद या किसी की कास्ट सर्टिफिकेट होती है, सोशल कास्ट है या शेड्यूल कास्ट, ये भी किसका हक होता है, किसका काम होता है, ये तहसीलदार साहब ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इश्यूज इन द फॉर्म is the firm trying to raise, कौन से मसाइल की बात कर रही है वो फर्म जो मैंने अभी आपको बताया। Do you think this is an important issue, क्या आप समझते हैं ये कोई अहम इशू है, why, अगर है तो क्यों है। The firm is trying to raise the issue of inheritance of land by women, जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें इनहेरिटेंस की बात की गई, माँ बाप या आबा अजदाद की जायदाद विरासत की बात की गई है इस फॉर्म में। I think it is important issue because women should have the same rights. मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल अहम है, ये पोम अच्छी बात कर रही है, इसमें इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस हो रहा है, क्योंकि औरतों को भी हासिल होने चाहिए उसी तरह के हुकूक टू द प्रॉपर्टी एंड जिस तरह उनके भाइयों की होती है या उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स की होती है, तो औरतों को भी होना चाहिए। एंड डिनाइंग वुमेन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस इज एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और अगर हम इनको विरासत से बेदखल करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये इनके साथ ज्यादती वाला मामला है। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वेज आर द वर्क ऑफ पंचायत दैट यू रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर, पंचायत की जो बात है उस जो पुराने चैप्टर में हमने पढ़ा, एंड द वर्क ऑफ द पटवारी रिलेटेड टू ईच अदर। अब पटवारी और उसका काम जो पिछले वाले चैप्टर में मैंने अभी रिलेशन के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया, इसमें रिलेशन है, तो अब आपको बताना है पंचायती और पटवारी इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो लेट अस सी, पंचायत एंड पटवारी आर क्लोजली रिलेटेड, ये बहुत नजदीकी से इनका रब्त होता है, बिकॉज पंचायत इंप्लाइज द टैक्स एंड रेवेन्यू, पंचायत टैक्स लगाता है, रेवेन्यू लगाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द पटवारी, ये खुद ही नहीं करते हैं, वो पटवारी से ये, तो अगर पटवारी उनको इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो वो तो नहीं कर सकते हैं, उनको कहां पता है कि किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास क्या प्रॉपर्टी है, सारा रिकॉर्ड किसके पास होता है, पटवारी के पास, तो पटवारी पंचायत को देता है और पंचायत फिर बाकी काम करते हैं, है ना आपस में रिलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विजिट अ पुलिस स्टेशन एंड फाइंड आउट द वर्क दैट द पुलिस हैव टू डू टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ। अब आपको पुलिस स्टेशन जाना है और आप देखना है कि वहां पर पुलिस किस तरह से काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से वो करते हैं, और क्राइम को किस तरह, और हमने ये काम ऊपर लिखा कि क्राइम को रोकना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये उनका काम होता है इन द एरिया। अब आपको बताना है किस तरह करते हैं, किस तरह, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, पब्लिक मीटिंग्स एटसेट्रा, खासकर जब त्योहार होते हैं या कोई पब्लिक गैदरिंग कहीं पर होती है, वहां पर उस वक्त पुलिस को आप किस तरह देखते हैं। तो किस तरह हम देखते हैं, लेट अस सी, द पुलिस कीप्स अ विजिलेंट आई ऑन द क्रिमिनल्स, उनका डायरेक्ट होता है, वो लोगों को नहीं देखते होते हैं, वो उनमें से क्रिमिनल्स को देखते हैं, क्रिमिनल्स पर नजर रखते हैं, किन पर, इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल क्रिमिनल्स, जिसके बारे में भी क्राइम रिपोर्ट हुआ हो उन पर खास नजर रखी जाती है, उनको हमेशा जेल में नहीं रखा जाए, उनको फिर छोड़ा भी जाता है, लेकिन उन पर नजर रखी जाती है, ये पुलिस का काम होता है, वो बार बार उनको देखते हैं आज क्या करते हैं, क्या किया उन्होंने, तो उनके पास, पुलिस के पास इस तरह का सर्विसेज उनके पास अवेलेबल होती है। इट फंक्शंस फॉर 24 आवर्स ए डे, ये 24 घंटे काम करते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। सीसीटीवी कैमराज आर installed in the area at different places to keep watch on the activities of the people during festivals, public meetings, etc.
अब फेस्टिवल्स और पब्लिक मीटिंग्स में आज तो आमतौर पर भी सीसीटीवी कैमरा बहुत सारी जो पब्लिक जगह हैं उन पर लगी, लेकिन उन दिनों में जहां पर कोई पब्लिक गैदरिंग हो या फेस्टिवल्स हो तो वहां पर खास जगहों पर जहां लोग जमा होते हैं इन दिनों पर वहां सीसीटीवीज लगाए जाते हैं ताकि जो क्राइम है उसको देखा जाए, उसको कैच किया जाए। कोई इंसिडेंट्स हो तो फिर सीसीटीवी फुटेज काम आती है। और आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में तो किस तरह से वो सीसीटीवी फुटेज का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बड़ा काम है इस वक्त। टू कंट्रोल द मॉब इन द सेंसिटिव एरियाज। अब अगर कहीं पर सेंसिटिव एरिया है, हो सकता है यहां पर लोग डाइवर्सिटी की वजह से आपस में गुथम गुथा भी कभी कभार होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, तो ये इनको सेंसिटिव एरियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वहां पर क्या किया जाता है? ह्यूज पुलिस पर्सनल आर अप्लाइड। वहां बहुत ज्यादा पुलिस की तादाद को डाल दिया जाता है। एंड बैरिकेड्स आर इरेक्टेड। और वहां पर वो बाढ़ वाले वो तार भी लगाई जाती है, पुलिस लगाती है तार, समझ रहे हैं, टू प्रोटेक्ट द एरिया, ताकि इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए, महफूज कर लिया जाए। क्लियर? ये उसका काम होता है। नंबर 7, हु इज इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट? फाइंड आउट। डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का सबसे सारे जितनी भी चौकियां होती है, एसएचओस होते हैं, उनके ऊपर कौन सा साहब होता है? जिस तरह हमने अभी कहा कि डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर डीसी साहब होते हैं, उसके नीचे तहसीलदार साहब। तो अब आपको बोलना है कि डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का जिम्मेदार कौन होता है? वो होता है द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम एसपी साहब कहते हैं। ठीक? इज इन चार्ज ऑफ ऑल पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं वो उसके कंट्रोल में होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू वीमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ? वही मैं अभी हिंदू सक्सेशन जो है अमेंडमेंट एक्ट जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू, मैंने अब ब्रैकेट में लगाई क्योंकि इसने न्यू लॉ लिखा है, मैंने ब्रैकेट में लगाई। ये न्यू लॉ से मुराद क्या है? यहां पर ब्रैकेट में मैंने रखा है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो आगे अगर आप इसको छोड़ेंगे तो आपको सीधे मिलेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ। समझ आई बात? इस न्यू लॉ के जरिए, तो न्यू लॉ अब समझ आ गए, ब्रैकेट में लिखा है कौन सा न्यू लॉ। विमेन इन इंडिया कैन गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड एंड प्रॉपर्टी। इसके जरिए से औरतों को क्या मिला कि उन्हें अपनी आबा व अजदाद की विरासत में से हक मिला, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसमें से, खासकर जमीन में से उनको हक मिला। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट वाला, इन योर नेबरहुड एरिया देयर women, sorry, in your neighborhood area are there women who own property? क्या आपके एरिया में कोई औरत है जिनके पास प्रॉपर्टी है? हाउ डिड दे एक्वायर इट? इन्होंने किस तरह से हासिल की है? तो ऐसी औरतें हैं, यस देयर आर women इन आवर नेबरहुड। हमारी जो है आपकी दादी भी है, उसके पास भी प्रॉपर्टी है, उसके अपने नाम की प्रॉपर्टी है, समझ रहे हैं? तो सो हु ओनड देयर प्रॉपर्टी, हम जानते हैं उनको। दे एक्वायर्ड इट विद द हेल्प ऑफ न्यू लॉ। और बहुत सारी औरतों को नए लॉ के जरिए से अब प्रॉपर्टी मिली है। कोई क्वेश्चन? कुछ भी? तो वो पॉम आप एक मरतबा फिर आप पढ़ेंगे, अब आपको अच्छी तरह से वो समझ आ जाएगी। थैंक्स अ लॉट। ओके।